सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। सो यस स्टूडेंट्स, आज जो हम करने वाले हैं वो है प्लांट फिजियोलॉजी में ही नेक्स्ट लेक्चर। इससे पहले जो हमने कंप्लीट कर लिए थे, हमने सार मतलब लगभग मोस्ट ऑफ द जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके प्लांट फिजियो के वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे हमने देखा था कि हमने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस किया, नाइट्रोजन फिक्सेशन को जाना कि वो कैसे हो रहा है, क्या प्रोसेस था, पूरा सब कुछ जाना, कौन कौन से जीन एंड ऑल। उसके बाद हम बढ़े थे अपने प्लांट हॉर्मोन्स की तरफ, जिसका बायोसिंथेसिस, उनके रिस्पॉन्स, उनके अगर कोई एक्सपेरिमेंट्स है तो वो, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, किससे वो बिलोंग करते हैं और उनकी सिग्नलिंग, ये सब हमने देख लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो 3 स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको लगभग हमेशा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जब हम उसका गोल मतलब प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तब भी वो चीज आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट उससे आगे हमने फिर ऐसे ही जो छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे फ्लावरिंग जीन को जाना था, व्हाट आर फाइटोक्रोम्स, फोटोमोर्फोजेनेसिस, कोटोमोर्फोजेनेसिस एंड ऑल, ये सब जाना, वर्नलाइजेशन जाना, ABCDE मॉडल सबको जाना हमने यहाँ पर। आज हम ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो अगेन इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको क्वेश्चंस बहुत नहीं बट क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जिसका नाम है आपका स्ट्रेस फिजियोलॉजी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट द स्ट्रेस। ठीक है, ये टॉपिक भी आपका प्लांट फिजियो के अंदर ही आता है। क्लियर? तो इसके अंदर बच्चों हम स्ट्रेस को जानते देखिए, स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है जो प्लांट को अफेक्ट कर सकता है एडवर्सली, अच्छे नहीं बट एडवर्स तरीके से उसको अफेक्ट करता है, उसकी ग्रोथ को रोक सकता है, उसकी डेवलपमेंट को रोक सकता है, उसमें फ्रूटिंग होने से रोक सकता है, फ्लावरिंग होने से रोक सकता है, कुछ भी, बट वो प्लांट को नेगेटिव तरीके से अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब जो स्ट्रेस है दे कैन बी बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है, थोड़ा नाम से पता चल रहा है, हम टर्म्स को पता है, हम साइंस स्टूडेंट्स हैं कि व्हाट आर बायोटिक फैक्टर्स एंड व्हाट आर एबायोटिक। एबायोटिक मींस जो लिविंग नहीं है, जैसे हमारी एयर हो गई, विंड हो गई, टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गई, स्ट्रेस जो भी दे रहा है और वो एबायोटिक नेचर से आता है, दोज आर एबायोटिक स्ट्रेसेस। बायोटिक मतलब जैसे हमने बोल दिया, कुछ ना कुछ फंगस लग गई है प्लांट को, कुछ कोई इंसेक्ट उसके ऊपर फीड कर रहा है बार बार, तो जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो वो होते हैं बायोटिक स्ट्रेस। अब हमारा प्लांट इन स्ट्रेसेस से कैसे उसको रिस्पॉन्स देता है, कैसे उससे कोप अप करता है, क्या वो उससे अपने अंदर मतलब उसको एडेप्ट कर लेता है कि यार ये चीज तो होती रहती है, चलो एडेप्ट कर लेते हैं, या फिर वो उसके लिए कुछ रिस्पॉन्स देता है, अपने अंदर कुछ चेंजेस करता है। तो ये सारी चीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर अब जो हम करने वाले हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। और अभी अभी हमने पीछे क्या देखा भाई, 2 टाइप की हमारे पास स्ट्रेस है। एक है एबायोटिक स्ट्रेस और दूसरा है हमारे पास बायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस एंड बायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक मतलब क्या होते हैं, ये कुछ ना कुछ फिजिकल फैक्टर हैं, कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे। ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, और ये कैसे फैक्टर्स होते हैं बच्चों? लिविंग फैक्टर्स। लिविंग, जो जैसे मैंने बताया था, जो लिविंग कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं सबसे पहले बात करूं, जैसे हमने बोल दिया भाई वाटर स्ट्रेस है। अब वाटर में तो ये हो सकता है वाटर बहुत ज्यादा है, फ्लडिंग वाली कंडीशन है तो भी वो स्ट्रेस है, बहुत कम है, सूखा पड़ा है, ड्रॉट हो रखा है, तब भी स्ट्रेस है। सो वाटर में हम बोल सकते हैं दोनों तरीके से स्ट्रेस है। दोनों तरीके बोले तो कि हमने कहा फ्लड है तो भी स्ट्रेस, और ड्रॉट है तो भी वो स्ट्रेस है। चलिए, अब हम अगला ऐसे ही देख रहे हैं, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में भी तो यही हो सकता है, या तो बहुत हाई टेम्परेचर हो जाए, जैसे अभी बहुत गर्मी पड़ रही थी तो हम लोग भी नहीं उस चीज को कोप अप कर पा रहे थे, तो जो बेचारे प्लांट्स है वो कैसे कर पाएंगे? राइट, तो हम इसलिए क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर भी 2 टाइप से हो सकता है, बहुत हाई टेम्परेचर या फिर बहुत लो टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही हम बोल रहे हैं सेलिनिटी। सेलिनिटी स्ट्रेस, सेलाइन नेचर जिसे हम कहते हैं। सेलाइन कब होता है? जब सॉल्ट बहुत ज्यादा है। तो ये कब की कंडीशन है? जब सॉल्ट है और सॉल्ट काफी हाई है।
वैसे ही इसके अंदर हो सकता है कुछ मिनरल स्ट्रेस, मिनरल्स की कमी हो गई, जैसे हमने पढ़ा था ना कैल्शियम आयंस एंड जो आपके नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये सब थे, देखा था ना हमने कि वो ज्यादा हो रहे हैं, डेफिशिएंट हो रहे हैं, वो भी तो स्ट्रेस देंगे ना उसको। तो मिनरल्स कहते हैं ज्यादा है कम है, ठीक है, मिनरल स्ट्रेस। और इसकी दोनों चीज हो सकती है, या तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाए या फिर इसकी टॉक्सिसिटी, और हम क्लियर हैं इन दोनों वर्ड्स में। एक और स्ट्रेस है जिसे हम कह देते हैं इसी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर जैसे हम बोलते हैं ना पेरोक्साइड फॉर्म हो रहा है आपका H2O2, जिसका दूसरा नाम क्या है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। जब इसका अमाउंट बढ़ जाता है प्लांट के अंदर, ये भी आपका स्ट्रेस कॉज करता है, क्योंकि दिस इज नॉट गुड फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारे लिए भी ठीक नहीं है तो प्लांट्स के लिए भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर होते हैं। वही इसकी तरफ बात करते हैं तो इधर कौन आ गए, जैसे कुछ पैथोजेंस हैं आपके, है ना, कुछ वायरसेस हम पढ़ते तो टोबैको मोज़ेक वायरस जो प्लांट को अफेक्ट करता है, तो ऑफ कोर्स वो एक पैथोजन हो गया। इसके अलावा हम बोलते हैं कुछ पैरासाइट है, ठीक है, या फिर हम बोल देते हैं कोई भी फॉर एग्जांपल कोई कंपटीशन है, प्लांट का ही कंपटीशन है, कोई साइड में उसके प्रेजेंट है कि मुझे ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, वो कहता है मुझे ज्यादा चाहिए, हम तो एक ही प्लेस पे हैं, लेकिन जो ज्यादा पावरफुल होगा वो ज्यादा जीत जाएगा, तो दूसरे वाले के ऊपर वो एक स्ट्रेस का काम कर रहा है, उसको जीने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, कंपटीशन उसका। उसके अलावा और क्या होते हैं, जैसे हम बोलते हैं इसके अंदर जैसे कुछ माइक्रोब्स हैं, फंजाई है, ठीक है, फंजाई है एटसेट्रा, ये भी साथ में लिख लेना। तो दीज आर सम स्ट्रेसेस जिसके बारे में अब हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। एक बार इसे थोड़ा सा देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं व्हाट आर द रिस्पॉन्सेज मेड बाय प्लांट ऑन स्ट्रेस। भाई प्लांट के ऊपर अगर कुछ स्ट्रेस आ रहा है तो उसके उसके लिए वो कैसे रिस्पॉन्स दिखा रहा है, उसके लिए वो कैसे रिस्पॉन्स दिखा रहा है, अब हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ये थी रूट्स, ये हमारा प्लांट है। अब प्लांट के ऊपर अलग अलग तरीके के स्ट्रेस हो सकते हैं, जैसे हमने बोला इसके ऊपर एक फ्लड का स्ट्रेस हो गया, इसके ऊपर फॉर एग्जांपल उसी टाइम पे हम बोल रहे हैं टेम्परेचर का स्ट्रेस हो रहा है, हाई टेम्परेचर का स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। और उसी के टाइम पे हम बोल रहे हैं बहुत ज्यादा सेलाइन नेचर है, सोल्ट का इसके ऊपर स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा हम बोल रहे हैं इसी के ऊपर बहुत सारे फॉर एग्जांपल हर्बिसाइड्स का स्ट्रेस हो रहा है। तो इन स्ट्रेसेस के लिए वो अपने अंदर क्या रिस्पॉन्स दिखा रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल इतने एरिया को, मतलब यहाँ पर ये स्ट्रेस पड़ा तो इस एरिया को मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ, ठीक है, इस एरिया को शो कर रही हूँ। यहाँ पर इसका आपको ऐसे सेल देखने को मिलेगा, ठीक है, ये क्या है, प्लांट सेल। अब जो भी प्रोसेस होता है भाई किसी भी चीज का, वो एक सेल के अंदर होगा ना, तो यहाँ पर सेल में हमने बना दिया। इस सेल के पास अपना क्या प्रेजेंट है बच्चों, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, इसका डीएनए। अब जिस भी स्ट्रेस के लिए उसे रिस्पॉन्स देना है भाई, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जीन तो उसके पास प्रेजेंट होंगे ना, ताकि वो बाहर बन के आए, उसका रिजल्ट बन के आए। तो होता क्या है यहाँ पर, ये स्ट्रेस का रिसेप्टर होता है। सबसे पहले स्ट्रेस का रिसेप्टर है इसके पास, इसके पास स्ट्रेस का रिसेप्टर है, उसको वो सेंस करता है, अच्छा अच्छा कुछ ना कुछ तो हमारे पे स्ट्रेस हो रहा है। जैसे वो उसको सेंस करेगा, वो सिग्नल देने के लिए कि भाई जाओ अंदर से उससे इस स्ट्रेस से रिलेटेड ये वाला जीन एक्टिवेट करो,
कौन सा जीन है ये सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हम एक कहानी समझ रहे हैं कि होगा क्या एक्चुअली। भाई अगर हमने कहा प्लांट में स्ट्रेस है तो वो एक इनमें से उसे पहचानना है कि सॉल्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसे अगर वो पहचानना है तो उससे रिलेटेड रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे जो आगे डीएनए में जाके उससे रिलेटेड रिस्पॉन्स जनरेट करवाएंगे। बाकी का क्यों होना है ना, सिर्फ सॉल्ट के लिए है। अगर बाकी भी एक साथ आते हैं तो फिर उनके लिए भी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब वो इसके लिए जो होगा वो अपना जो जीन है वो एक्टिव होगा, जिसकी वजह से सिग्नल निकलेगा। सिग्नल बोले तो बच्चों रिस्पॉन्स आएगा। वही क्वेश्चन है ना कि रिस्पॉन्स, ऊपर यही तो लिखा है हमने कि रिस्पॉन्स क्या क्या आएंगे। ऐसी कंडीशंस में होता क्या है बच्चों, यहाँ पर इसके जीन एक्सप्रेशन को बदल दिया जाएगा, ऑल्टर कर दिया जाएगा इसके जीन एक्सप्रेशन को, कि एक्सप्रेशन कैसे होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, कौन से जीन का होगा, पहले कौन से का हो रहा था, क्या उसको रोक दिया जाए। तो ऐसे इसमें जीन का ऑल्ट्रेशन दिखेगा। साथ ही साथ इसके अंदर आपको सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, अलग तरीके से होती हुई दिखेगी एक नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में। वैसे ही इसके अंदर क्या देखो देखने को मिलेगा, चेंज हो जाएगी इसकी, चेंज इन द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। प्लांट की जो प्लांट सेल है या प्लांट है उसकी जो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही थी अब वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। इसके अंदर इन्हीं के अंदर कुछ फाइटो हॉर्मोन्स जो अब हम पढ़ चुके हैं प्लांट हॉर्मोन्स, उनका सिंथेसिस बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फाइटो हॉर्मोन, फाइटो हॉर्मोन सिंथेसिस इंक्रीज। अच्छा क्या सबका होता है, हमारा आंसर है नहीं, सबका नहीं होता, स्पेसिफिक का होता है। जैसे जिस्मोनिक एसिड, स्ट्रेस हार्मोन कौन सा था, एब्सिसिक एसिड, यस। और एक और है हमारे पास, दैट इज योर इथाइलिन। इन तीनों का एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। एक बार देख लो, चलिए आगे बढ़े। अब हमारे पास क्या प्रेजेंट है, जैसे हमने पीछे यहाँ पे देखा था ये वाली चीज, तो इसी में अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है इसमें कैसे कैसे स्टेप आगे बढ़ रहा होता है। और उसमें भी सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर एबायोटिक के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एक एबायोटिक स्ट्रेस है, ठीक है, एबायोटिक स्ट्रेस। और सबसे पहले हमने क्या कहा, स्ट्रेस अपने रिसेप्टर पे जा रहा है, तो ऑफकोर्स ये स्ट्रेस अपने रिसेप्टर पे जाएगा, ठीक है, रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा। अब रिसेप्टर से बाइंड करता है तो हमने कहा तीन कुछ चीजें हो सकती है, या हो सकता है कुछ हार्मोन्स बनने स्टार्ट हो जाए, हमने पीछे देखा है अभी हार्मोन्स बनने स्टार्ट हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर कुछ कैल्शियम आयंस वगैरह एक्टिवेट हो जाए, या फिर जिसे हम कैम कह रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पर क्या हो सके, रॉ स्पीशीज वगैरह आनी शुरू हो जाए, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज रिस्पॉन्स में जर्मिनेट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद क्या होता है भाई, इसके बाद ये आगे बढ़ते हैं, मतलब इतने में क्या हुआ, ये होता है, इसे हम कहते हैं सिग्नल प्रिपरेशन। फिर उसके बाद जैसे ये होता है बेटा, इसके बाद अगला स्टेप चलता है, ये जाके बाइंड करता है आपका सीडीपी केस के साथ, ये बाइंड करता है मैप काइनेस के साथ जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, सेल में, और जो आपका हाँ बेसिकली सेल के अंदर ही पढ़ते हैं। हॉर्मोन्स वगैरह जो होते हैं इसके पास अपने खुद के यहाँ पर रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं, और इस स्टेप को हम कहते हैं सिग्नल का ट्रांसडक्शन, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है, सिग्नल ट्रांसडक्शन, ठीक है। ये सारे मिलके एक काम कराते हैं, जिसका काम क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट कराना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट कराना, ठीक है। यहां तक पूरा ये ट्रांसडक्शन स्टेप है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट कराना। जैसे कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, MYB है एक है NAC, एक है आपका ZIP, तो समथिंग कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर दोस्त जो इन जीन से क्या बनवाएंगे, आपके फर्दर mRNAs बनाएंगे ताकि उससे रिस्पॉन्स आए। तो आपके कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यहाँ पर बन जाते हैं।
जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो जीन को एक्टिवेट करा रहे हैं। जीन मतलब बेटा हमेशा डीएनए, बस इतने याद रखो, डीएनए का वो पार्ट, पूरा इतना बड़ा डीएनए है, उस डीएनए का सिर्फ वो पार्ट जिससे कुछ रिस्पॉन्सिव स्ट्रक्चर बनकर आएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उन जीन्स को एक्टिवेट कराते हैं। तो ये आपका क्या करवाएंगे, जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स जीन्स हैं, स्ट्रेस रिस्पॉन्स जीन्स है उसे एक्टिवेट कराएंगे। किस पे जाएंगे, स्ट्रेस रिस्पॉन्स जीन्स, इसको एक्टिवेट कराएंगे, स्ट्रेस रिस्पॉन्स जीन्स को। ठीक है, तो ये इसका एक हमने छोटा सा देख लिया कि कैसे क्या होता है। एक बार इसे देख लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने अंदर की तरफ देख लिया कि होने क्या वाला है भाई, रिसेप्टर से जुड़ता है, रिसेप्टर से आगे अपना प्रोसेस बढ़ता है, उससे आगे भाई स्ट्रेस रिस्पॉन्स जीन्स एक्टिवेट होते हैं, जीन से आगे का रिस्पॉन्स ही आएगा। और रिस्पॉन्स में हम देख चुके हैं जैसे कुछ ऐसा कुछ हो जाना, ये होता है रिस्पॉन्स आना। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कुछ टर्म को समझते हैं, विच इज नोन एज योर एक्लेमेटाइजेशन। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, एक हम बोलते हैं, देखो ध्यान से समझना, एडेप्टेशन करना, एक होता है एक्लेमेटाइजेशन करना। दोनों वर्ड्स में अंतर है। एडेप्टेशन मतलब जैसे हम बोल रहे हैं, हमारे जो बहुत सारे मतलब आप देखते हो कि मेंबर्स हैं जो हिमाचल या फिर लद्दाख या फिर कश्मीर जैसी प्लेस से बिलोंग करते हैं, और वो वहां पर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, बचपन से रहते आए हैं, प्लस उनकी फैमिलीज वहां पर रहती हुई आई हैं। सो उनका जो उनकी जो बॉडी है वो उस इन्वायरमेंट से एडेप्टेड है, इन्वायरमेंट से एडेप्टेड है। क्या वो एकदम से एडेप्ट हो गई कि भाई हम 15 दिन के लिए गए थे एंड नाउ वी आर एडेप्टेड टू दिस सिचुएशन? आंसर होगा नहीं, वो वहां पर एकदम से एडेप्ट नहीं हुई, उसे एडेप्ट होने में लगा है टाइम। और टाइम लगना जो एक टेम्परेरी तरीके से ना हो, एक परमानेंट तरीके से हो, क्योंकि जीन्स में ही वो एडेप्टेशन चली गई, जीन्स में ही चली गई कि तुम इतने लो टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हो, जहां पे इतनी ज्यादा स्नो हो रही है तुम हमेशा के लिए वहां रह सकते हो। लेकिन जब हम लोगों को अपने सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए हम सिर्फ जाते हैं, थोड़े दिन घूमते हैं, और फिर उस इन्वायरमेंट से हम ही लोग मतलब क्या होने लगते हैं, थोड़ा तंग आने लग जाते हैं। कभी आप ये एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन कुछ टाइम के लिए आप इंजॉय ही करते हो, इसलिए आप कुछ दिन के लिए जाते हो। हमेशा हम लोग वहां ऐसी सिचुएशन में नहीं रह सकते, और जब हम थोड़े दिन के लिए जाते हैं, थोड़े दिन के लिए वहां पर एडजस्ट करते हैं, तो हमारी बॉडी ने उसके लिए एडेप्ट थोड़ी किया है, हमने थोड़े दिन के लिए उसमें एडजस्ट किया है। उस थोड़े टाइम के लिए, उस टेम्परेरी पीरियड को हम एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। सो एक तरफ है एडेप्टेशन, एक तरफ है एक्लेमेटाइजेशन। एडेप्टेशन मीन्स लंबा पीरियड जिसमें हम टाइम लेते हैं किसी भी जगह पे रहने के लिए। तो वैसे ही हो गया ना, हमारे लिए वो स्ट्रेस कंडीशन थी। हम बोले राजस्थान में जाके रहो, आप कहोगे नहीं यार वहां तो बहुत गर्मी है ना, तो आप लोग हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, हम वो उस एडेप्टेशन में नहीं है। लेकिन जो लोग वहां पे बहुत टाइम से एडेप्टेड हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं, उनकी बहुत जो कहते हैं ना जनरेशन वहां पे रहती है, तो वो एडेप्ट करना उनके लिए बेटर होगा। एक्लेमेटाइजेशन इज टेम्परेरी। तो हम क्या बोल सकते हैं एक्लेमेटाइजेशन के लिए कि इट इज अ टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी या फिर शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े टाइम के लिए हम क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है इसमें, प्लांट पढ़ रहे हैं ना अभी, तो हम तो इसलिए हार्डनिंग ऑफ प्लांट, हम अपना एग्जांपल नहीं ले सकते, हम यहाँ पे थोड़ा प्लांट के लिए एग्जांपल लेते हैं कि प्लांट कुछ को थोड़े टाइम के लिए क्या कर लेता है, हार्ड कर लेता है उस इन्वायरमेंट से बचने के लिए, उस इन्वायरमेंट से बचने के लिए। ये वाला जो रिस्पॉन्स होता है एक्लेमेटाइजेशन जो होता है बच्चों, ये नॉन हेरिटेबल होता है, मतलब ये उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है ये उसमें ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, दिस इज नॉन हेरिटेबल। और ये जो आपका मतलब रिस्पॉन्स है एक तरीके से, ये कैसा है, फिजियोलॉजिकल, बाहर बाहर से हुआ है, अंदर कुछ जीन्स में चेंजेस नहीं हुए, दिस इज एक्लेमेटाइजेशन। वैसे एक टर्म आती है जिसे हम कह देते हैं एडेप्टेशंस। अब एडेप्ट कर गए, अभी अभी बताया लंबे टाइम तक, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं इसके अंदर, दिस इज सम परमानेंट
या फिर लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट, लंबे टाइम तक के लिए। एग्जाम्पल मैं बोलूं, कोई C3 पाथवे फॉलो कर रहा था, लेकिन अब वो सीधा ही C4 में चला गया, क्योंकि बाहर का इन्वायरमेंट चेंज था, तो उसने अपने आप को उस तरीके से ढाल लिया कि जो C3 झंगे वाले थे वो C4 में सीधा कन्वर्ट हो गए, उसके अंदर जो साइकिल्स चल रही हैं वो C4 चल रही हैं, और ये तभी हो सकता है जब उसके अंदर के जीन्स बदले गए हों। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये आपका कैसा होता है बच्चों, इनहेरिटेबल चेंज, इनहेरिटेबल चेंज, ठीक है। और इसमें फिजियोलॉजिकल चेंज था, ये जेनेटिक होता है, ठीक है, जेनेटिक चेंज होता है। होपफुली क्लियर है भाई टर्म्स, एक बार देख लो। चलो आगे बढ़े। अब देखो, अभी हमने क्या कहा था, प्लांट्स जो होते हैं वो बेटा स्ट्रेस में हो सकते हैं, वो स्ट्रेस से सेंसिटिव हो। अगर कोई प्लांट सेंसिटिव है किसी भी स्ट्रेस से, तो वो वहां पर जाकर सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, प्लांट्स इन स्ट्रेस। प्लांट जब स्ट्रेस में होते हैं वो दो चीज कर सकते हैं। एक, वो क्या कर सकता है, वो उससे सेंसिटिव हो सकता है। दूसरा, वो उससे रेजिस्टेंट हो सकता है, उससे रेजिस्टेंस शो कर सकता है कि मैं तो बचूंगा इस चीज से। तो अगर कोई भी चीज सेंसिटिव है ना, वो उस चीज से मर जाएगी, ठीक है। मतलब उसको वो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद वो वहां पर सरवाइव नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो किल हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि वो उसमें सेंसिटिव है। और ये बात हमेशा याद रखना, कोई भी चीज जब सेंसिटिव है तो वो ऐसी कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पा रही है। अब फर्दर रेजिस्टेंट भी दो तरीके के हैं। आप रेजिस्टेंस दो तरीके से कर सकते हो, एक तो उसे अवॉइड कर दो कि मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा, हमने अवॉइड कर दिया, ठीक है, कि हमारे पास कुछ स्ट्रेस भी आ रहा है, या फिर मैं उस स्ट्रेस से फाइट करूं, उसमें एडेप्टेशन कर लूं कि मेरी बॉडी उससे एडेप्ट हो जाए, टॉलरेंट हो जाए, मेरे पे अगर मतलब नेक्स्ट टाइम इस पे का कोई असर ना हो। तो या तो आप अवॉइडर्स हो सकते हो, ठीक है, अवॉइड कर सकते हो ऐसी सिचुएशन को, या फिर आप क्या कर सकते हो, टॉलरेंट, या तो टॉलरेट कर लो या फिर अवॉइड कर दो। टॉलरेंट के लिए प्लांट के अंदर कोई मॉडिफिकेशंस देखने को नहीं मिलती, नो मॉडिफिकेशंस। लेकिन जो अवॉइड करते हैं उसके अंदर उसके लिए कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ये अवॉइड करता है स्ट्रेस को बाय डेवलपिंग स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होती है, मॉडिफिकेशंस होती हैं। दीज आर अवॉइडर्स और दीज आर टॉलरेंट्स, जिसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। जैसे इसके अंदर हमने कहा कुछ मॉडिफिकेशन, जैसे आप देखते हो वो सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं, ड्रॉट वगैरह कंडीशंस में ग्रो करते हैं, तो उनके जो प्लांट्स हैं वो एकदम से मतलब उसके अंदर जो ट्रांसपिरेशन होता है वो प्रोसेस बहुत वो स्लो कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या कह रहे हैं, उसने अपने आप को डेवलप किया, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करी है जो नॉर्मल प्लांट्स में नहीं होती। सो दीज आर सम सक्यूलेंट प्लांट्स, ठीक है। जैसे प्लांट अपने ऊपर क्या कर लेता है, वैक्सी कोटिंग कर लेता है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन रुक जाए। थिक क्यूटिकल कर लेता है ना, थिक क्यूटिकल कर लेता है। तो दीज आर द मॉडिफिकेशंस। या फिर उसके पास संकन स्टोमेटा होता है, संकन स्टोमेटा होता है, ठीक है। संकन स्टोमेटा मतलब जो रात को ओपन होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, स्कोटो ओपनिंग स्टोमाटा। स्कोटो वर्ड जब हमने सीखा था, याद है किसके लिए है, वो एक मतलब आप बोल सकते हैं जो नाइट वाला टाइम है उसके लिए। जब मॉडिफिकेशन नहीं हुई तो ऐसे सिस्टम में वो टॉलरेंट कर रहा है, और टॉलरेंट मतलब फोटोसिंथेसिस हो गया, जैसे अपने प्रोसेस जो चल रहा है उसकी बॉडी में फोटोसिंथेसिस, उसको वो थोड़ा कम कर लेता है।
वैसे ही ट्रांसपिरेशन को भी वो थोड़ा कम कर लेता है, ट्रांसपिरेशन को भी वो क्या करता है बच्चों, कम कर लेता है। ठीक है, उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, कुछ लीफ फॉलिंग देखने को मिल जाती है, ऐसी कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिलती है, और साथ में इसके अंदर जो ग्रोथ है इसकी वो भी रिड्यूस्ड हो जाती है। तो एक बार इसे देखो, अवॉइडर्स क्या है, टॉलरेंट वाले क्या है, गो थ्रू कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहला जो स्ट्रेस देख रहे हैं वो है वाटर स्ट्रेस। वाटर में कैसा क्या होता है उसकी चीज समझते हैं। तो ये है सबसे पहला आपका वाटर स्ट्रेस। अब वाटर जैसे मैंने दो बताए थे, क्या हो सकता है सबसे पहला, या तो वो क्या हो सके, वाटर डेफिशिएंट कंडीशन हो, दूसरा जिसमें पानी जब बहुत ज्यादा हो जाता है, फ्लड वाली कंडीशन हो, वाटर लॉग्ड कंडीशन जिसे हम कह सकते हैं, वाटर लॉगिंग हो गई है, पानी भर गया है चारों तरफ, या फिर इसी को आप क्या कह सकते हैं, फ्लड वाली कंडीशन। क्लियर। इसके अंदर भी अब हम इसकी जो पहली कंडीशन है दैट इज योर वाटर डेफिशिएंट वो कर रहे हैं। वाटर डेफिशिएंट में होता क्या है, पानी की कमी हो गई भाई। अगर पानी कम है तो उसके अंदर देखो, अभी हम पढ़ चुके हैं वाटर ट्रांसपोर्ट, तो हमने पढ़ा था उसके अंदर कुछ सॉल्यूट है, वाटर पोटेंशियल है। नाउ वी आर क्लियर इन ऑल दिस टर्म्स। जो वाटर कम, अगर पानी कम है तो भाई सॉल्यूट ज्यादा होगा, सॉल्यूट ज्यादा है तो वाटर पोटेंशियल कम होगा, राइट, ये हम पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इस केस में देयर इज अ रिड्यूस्ड वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल कम है। ठीक है, जिसे हम ऐसे लिखते हैं ना, वाटर पोटेंशियल वो कम है, वो डिक्लाइन हो रखा है। क्यों हो रखा है भाई, एक तो हम बोल रहे हैं भाई ड्रॉट है यहाँ पर, दूसरा हो सकता है यहाँ पर जो सॉल्ट वगैरह वो ज्यादा हो तो हाइपर सेलिनिटी देखने को मिल रही है, और सॉल्ट मतलब सॉल्यूट ज्यादा होना, तब भी वो ड्रॉट हो सकता है। या हो सकता है चीजें बहुत ज्यादा फ्रीजिंग हो रही है, मतलब वेरी लो टेम्परेचर हो, तभी भी तो पानी की कमी हो जाएगी। ये सब पानी की कमी दे रहे हैं। ड्रॉट की वजह से तो वाटर वैसे ही लेस हो रहा है, वाटर डेफिशिएंट हो रहा है। हाइपर सेलाइन मतलब सॉल्ट ज्यादा हो रहा है, सॉल्ट हाई मतलब सॉल्यूट ज्यादा, सॉल्यूट ज्यादा जिसकी वजह से पानी कम। वेरी लो टेम्परेचर, जो वाटर है वो फ्रीज कर रहा है, वो जम जा रहा है, जम जा रहा है तो वो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहा। अब ऐसी चीज में कोई भी प्लांट अपनी एडेप्टेशन कैसे करता है। अब देखो नाम आया है एडेप्टेशन, समझ गए ना, लंबे टाइम तक के लिए एडेप्टेशंस, वो क्या दिखाता है, हो सकता है भाई वो प्लांट, अब सोचो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन को कम कर देगा कि भाई ज्यादा ना हो, लीफ के एरिया को कम कर देगा, ज्यादा ट्रांसपिरेशन ना करे। तो ये कुछ प्रोसेस है, सबसे पहले हम बोल रहे हैं ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज लीफ एरिया, लीफ एरिया को कम करेगा। ऐसे एरिया की जो लीफ है ना वो बहुत कम एरिया वाली होंगी, मतलब या तो छोटी होंगी या फिर बहुत पतली पतली होंगी, नीडल लाइक होंगी। जब भी तो देखो जो पहाड़ वाले एरिया है वहां पर जो लीव्स है वो एकदम पतली पतली निडल लाइक है। इसीलिए एक तो ये वाला कारण हो गया क्योंकि वहां पर फ्रीजिंग बहुत ज्यादा हो जाती है तो पानी अवेलेबल नहीं होता। दूसरी चीज उसके ऊपर वो बर्फ गिर सॉरी जब उसके ऊपर स्नो गिरती है ताकि वो उसके ऊपर जमी ना रहे, पड़ी ना रहे, वो फटाफट से नीचे की तरफ गिर जाए, इसीलिए भी। पर ये भी एक मेन रीजन है वहां पर। ठीक है, सो लीफ एरिया वो कम करते हैं। दूसरी चीज है वो अगर लीफ अगर बड़ी है उसके ऊपर तो वो जल्दी जल्दी लीफ का एब्सेशन भी कराते हैं, क्योंकि अगर लीफ कम एरिया वाली भी है और वो ट्रांसपिरेशन बहुत अच्छे से कर पा रही है तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए वो उसका एब्सेशन मतलब फॉलिंग करवाता रहता है। ठीक है, और इसके अंदर पानी की कमी है तो भाई उसकी जो रूट्स है, याद करो हमने पढ़ा था एब्सेसिक एसिड वाली कंडीशन में रूट्स बहुत डीप तक जाएंगी, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी जो लॉन्ग डीप
ग्रोइंग रूट्स होती हैं। ठीक है, पानी की कमी है, ड्रॉट कंडीशन है, तो हमने पढ़ा है भी जो कैक्टस होते हैं, जो हमारे सेक्युलेंट प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर वैक्सी कोटिंग्स होती हैं। तो इसके ऊपर क्या है, इंक्रीज्ड वैक्स या फिर क्यूटिकल डिपोजिशन। ठीक है, उनके ऊपर इसकी जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट, इसके अंदर आपको कैंप पाथवे फॉलो होता हुआ दिखाई देता है। कौन सा पाथवे? कैंप पाथवे, जो हमने पढ़ा है कैसे प्लांट्स में होता है, जीरो फिटिंग, मतलब जो आपके हाई टेम्परेचर में रहते हैं उन कंडीशंस में होता है। ठीक है, इसके अंदर आपको और क्या देखने को मिल जाता है बच्चों, जो स्टोमेटा है वो क्लोज होता है दिन में, क्लोज होता है ड्यूरिंग डे टाइम। सो दीज आर सम एडेप्टेशन जो ये वाले प्लांट्स करते हैं, एक बार गो थ्रू कर लो। चलो आगे बढ़े। तो हमने यहाँ पर क्या देखा भाई, जब वाटर स्ट्रेस है, जिसमें वाटर डिफिशिएंट कंडीशन, जिसमें हमने कुछ एडेप्टेशन यहाँ पर देखी। अब हम इसी में आगे थोड़ा बढ़ते हैं, और हमने पीछे क्या देखा भाई, सॉल्यूट बढ़ रहा है ना, सॉल्यूट बढ़ रहा है, वाटर कम हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा भाई हमें काउंटर करना है, क्योंकि हमें अपने मतलब प्लांट के अंदर, प्लांट क्या चाहते हैं कि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक जो चीजें हैं वो मेंटेन रहे, है ना। तो वो मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ यहाँ पर कंपैटिबल सॉल्यूट सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, कंपैटिबल सॉल्यूट सिंथेसिस देखने को उसका मिल जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो ओस्मोलाइट्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं बच्चों, वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ओस्मोलाइट जैसे हम बोल रहे हैं, कुछ अमाउंट्स हैं, प्रोलीन हो गया, इसका सिंथेसिस बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ शुगर एल्कोहल्स होती हैं, शुगर प्लस एल्कोहल, जैसे हम बोलते हैं मेनिटोल, सोबिटोल एक्सेट्रा, ये बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हम बोलते हैं जैसे ग्लाइसिन हो गया, ग्लाइसिन जो हो गया, ये वाला भी क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। या फिर बीटा एलानिन, बीटाइन, ये कुछ आयंस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ओलिगोसेक्राइड्स, जैसे रेफिनोज, ये इंक्रीज हो रहा है। या फिर हो सकता है कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हो, जैसे हमने कहा यहाँ पर पोटेशियम, ठीक है, सोल्ट NaCl, ये सब जो है ये धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। कहाँ की कंडीशन है ये, वैक्यूल्स की। प्लांट के सेल के पास बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं ना, उनकी बात हो रही है। तो उनके अंदर इनमें से कोई भी ओस्मोलाइट काम कर सकता है, और इसका फंक्शन क्या है, बेसिकली इन सबका सबका एक ही काम है, जैसा मैंने अभी बताया। ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं फ्रॉम ओस्मोटिक स्ट्रेस। भाई ओस्मोटिक प्रेशर और ओस्मोसिस की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है, ये उससे प्रिवेंट करते हैं। हमने कहा ऑलरेडी सोल्ट वगैरह बढ़ रहा है, पानी कम हो रहा है, तो जिसकी वजह से पानी जहां से ज्यादा है वहां से कम की तरफ ऐसे करके ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सेल मतलब प्लांट के अंदर एक और ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है उसकी वजह से। तो ये काउंटर करता है, कुछ और सॉल्यूट अपने अंदर बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मेंटेन रहे। तो हम ये भी लिख सकते हैं, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मेंटेन कर रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, दूसरी चीज ये क्या करता है, जो हमारा वाटर पोटेंशियल है उसे भी बैलेंस करता है, उसे भी बैलेंस करता है। एक बार इसे देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर।
ठीक है, ये था और कुछ इसका सिंथेसिस। और हमें पता है इसके साथ साथ और क्या होता है भाई, यहीं पे लिख देती हूँ, कुछ फाइटो हॉर्मोन्स का सिंथेसिस। और फाइटो हार्मोन कौन कौन से हैं, जैसे जस्मोनिक एसिड, जैसे मतलब एब्सिसिक एसिड, जस्मोनिक एसिड हो गया, अभी अभी देखा था, इथाइलिन हो गया। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, ये एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड अगर ड्रॉट कंडीशन है तो कैसे ग्रो करेगा, हम बोलेंगे उसकी जो रूट है वो क्या होगी, वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेगी। और जो उसकी शूट है, शूट की जो ग्रोथ है वो कम ग्रो होगा, थोड़ा सा उसकी ग्रोथ को वो इनहिबिट करेगा कि ज्यादा हाइट ना बढ़े, रूट ज्यादा बढ़े, क्योंकि पानी की कमी है। ठीक है, एक बार इसे देखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर हमने बोला एब्सिसिक एसिड। अब कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है, कुछ ऐसे हैं जिसमें एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल नहीं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारे पास दो पाथवे है, एक है आपका एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड डिपेंडेंट पाथवे, और एक होता है आपका एब्सिसिक एसिड इंडिपेंडेंट पाथवे। ठीक है, अब हमने क्या बोला, स्ट्रेस क्या है, पानी की कमी। पानी की कमी किस किस वजह से हो रही है, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड। ठीक है, कोल्ड की वजह से हो सकती है, या फिर कोई ना कोई ऑस्मोटिक स्ट्रेस है, या फिर बहुत ज्यादा हीट है, हाई टेम्परेचर है। तो इनकी वजह से भाई ये जो हमारा दोनों फैक्टर्स हैं ये अपना एक्टिवेट हो सकते हैं। डिपेंडेंट भी होगा, इंडिपेंडेंट भी होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट थोड़ा अलग चलता है और डिपेंडेंट में एब्सिसिक एसिड इन्वॉल्व होता है। तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, एब्सिसिक एसिड है। पहले इसी को देखते हैं। अगर एब्सिसिक एसिड है तो वो किसी ना किसी से तो जाके बाइंड करेगा। ठीक है, अपना किसी ना किसी से तो जाके बाइंड करेगा, और ये यहां जाके एक्टिवेट कराता है किसको, AREB कह लो, या फिर आप इसको ABE कह लो, या फिर BZIP कह लो। ठीक है, तो कुछ ये फैक्टर्स यहां पर होते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है मैं यहां लिख देती हूं। इसकी फुल फॉर्म है एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट बाइंडिंग फैक्टर। रिस्पॉन्सिव एलिमेंट बाइंडिंग फैक्टर मतलब जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, ये डीएनए है। डीएनए में यहाँ पर क्या होती है, एक साइट होती है, उस साइट को हम क्या कह रहे हैं, ABE, एब्सिसिक एसिड बाइंडिंग एलिमेंट। ये एलिमेंट है और उससे आके बाइंड करने वाला फैक्टर क्या है, दिस इज योर AREB, जिसकी वजह से क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है। क्लियर, ये तो क्या हुआ, डिपेंडेंट, जिसमें एब्सिसिक एसिड था। अब एब्सिसिक एसिड इसमें दो तरीके से काम कर सकता है। दो तरीके से काम कर सकता है। हो सकता है ये साइड में एक और चीज को एक्टिवेट कराए, दैट इज योर MYB या फिर MYC। इसको एक्टिवेट जस्मोनिक एसिड भी करवा सकता है। ठीक है, इन दोनों को एक्टिवेट जस्मोनिक एसिड भी करवा सकता है। क्लियर, इधर अब इंडिपेंडेंट में क्या होता है बच्चों, इधर देखो, इधर से दो चीज एक्टिवेट होती है, जैसे
2 एक्टिवेट हो सकता है, या फिर आपका ERF, ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये एक्टिवेट हो रहे होते हैं। साथ में और क्या हो सकता है, एक है DREB, ये एक्टिवेट हो सकता है। DREB की फुल फॉर्म भी मैं यही लिख देती हूँ। DREB मतलब है डिहाइड्रेशन रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग फैक्टर, रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये यहां पर इसकी फुल फॉर्म होती है। ये भी क्या है, अगेन भाई इसके पास यहां पर साइट है। ठीक है, डीएनए के पास अपनी ऐसे ही साइट है, उस साइड से जाके कौन बाइंड कर सकता है, जैसे आपका DREB, ये सब मतलब जाके बाइंड कर सकता है। ये है DRE, इस पे जाके बाइंड कर सकता है, और इससे भी क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन इस पाथवे में कहीं पे भी एब्सिसिक एसिड नहीं आया, उसका रोल यहाँ पर नहीं होता। इसलिए एक है डिपेंडेंट पाथवे, एक है इंडिपेंडेंट पाथवे। ठीक है, एक बार इसे फटाफट से देखिए। ये चीजें और ज्यादा समझ तब आती है जब आप एक बारी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसी के अंदर हमें पता है कि कुछ एलिमेंट, कुछ स्ट्रक्चर है जो पहले से डीएनए पे प्रेजेंट है, जिसपे जाके बाइंड करना होता है उसके बाइंडिंग फैक्टर, जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स मतलब उससे आगे का जीन एक्सप्रेशन वगैरह होना स्टार्ट होता है, इसलिए रिस्पॉन्स कह रहे हैं। तो एक बार इसको देख लो, फिर आगे बढ़े।